हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे हम स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के लिए। और इस वीडियो में 395 से लेके 433 तक क्वेश्चंस कवर करेंगे थ्योरी ऑफ कॉलम से रिलेटेड। तो ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कुछ डैम्स वगैरह पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस बुक में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में नहीं है। तो उसको मैं स्किप करूंगा और उसको मैं बाद में, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पूरी आर एस खुरमी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो उस टॉपिक को फिर मैं इसी सीरीज में ऐड कर दूंगा। उसके बाद जो टॉपिक है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व का है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम स्मार्ट वे में कवर करेंगे, जो आपके लिए रिलेवेंट है उसको कवर करेंगे। बाकी डैम्स वगैरह ये सब जो है ये सिविल इंजीनियरिंग में आता है। तो वो आपके अभी काम का बिल्कुल भी नहीं है, इवन कभी भी नहीं होगा, पर कवर कर लेंगे, बुक कवर करनी है तो। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे जीके जीएस से कुछ क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। इंजीनियरिंग मैकेनिज्म हम कवर कर चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बस कवर होने पे ही है। इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा और ये निपट जाएगा। उसके बाद हम फ्लूइड मैकेनिक्स चालू करेंगे। तो बात करते हैं, चलो, थ्योरी ऑफ कॉलम की। थोड़ी अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं। आप लोग बोलते हैं कि सर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करा देते हैं, तो चलिए ठीक है, बुक से ही थोड़ी थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ। अब थ्योरी में बात क्या हो रही है कि मान लीजिए एक कॉलम है, इस तरीके का कॉलम है। अब हम उसके एकदम सेंटर पे लोड नहीं लगा के थोड़ी एक इसेंट्रिसिटी पे, थोड़ी दूरी पे लोड लगा रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम ई बोल रहे हैं। तो अब जब ये जो फोर्स है इसके इसेंट्रिक एक्सिस पे ना लग के, उसकी जो एक्सिस जो सीजी से पास हो रही है उस पे ना लग के एक इसेंट्रिक एक्सिस पे लग रहा है, उस कारण क्या हो रहा है कि इस जो लोड है, इस जो शाफ्ट है, जो एलिमेंट है, या जो भी आप कहें, बार है, स्ट्रट, कॉलम, जो भी कहें आप, उस पे एक लोड तो आ रहा है जो कि एक्सियली आ रहा है। एक एक्सियल के अलावा डायरेक्ट लोड तो आएगा, आपका डायरेक्ट स्ट्रेसेस तो आएंगी। इस केस में डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस तो आएंगी। साथ में एक बेंडिंग स्ट्रेसेस भी जन्म ले रही है, क्योंकि एक इसेंट्रिसिटी पे लोड लग रहा है। उसके कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आएंगी। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो आएंगी वो आएंगी आपकी आपकी सिग्मा नॉट इज इक्वल टू पी बाय ए, जहां पे ए जो होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। पर एक इस लोड को अगर आप इस पे शिफ्ट करें, इस लोड को मैं यहां से हटा दूं और यहां पे लगाऊं, तो एक पी लोड आएगा, साथ में एक बेंडिंग मूवमेंट भी आएगा जिसको मैं पीई बोलूंगा। अब इस पीई के कारण एक बेंडिंग स्ट्रेसेस जन्म लेंगी, जो यहाँ पे होंगी कॉम्प्रेसिव नेचर की। इस एरिया में कॉम्प्रेसिव नेचर की होंगी, और यहाँ इस साइड में आप पॉजिटिव नेचर की देखेंगे। ये जो आपकी जो बेंडिंग स्ट्रेसेस लग रही है ना, वो कुछ इस तरीके से लग रही है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, कॉम्प्रेसिव होगा, और इस पॉइंट पे वो आपकी टेंसाइल नेचर की होंगी। तो ठीक है, अगर ए बी की बात करें, ए बी कहाँ है, यानी कि इस जगह पे, इस फाइबर पे आपको लगेगी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस। और सी डी की बात करूं, इस फाइबर पे, तो ये आपकी टेंसाइल लगेगी बेंडिंग के कारण। और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा कि बेंडिंग की स्ट्रेसेस ज्यादा हैं कि टेंसाइल की स्ट्रेसेस ज्यादा है, ओ सॉरी, बेंडिंग की ज्यादा है कि डायरेक्ट की ज्यादा है। देखिए इस केस में, इस फाइबर में आपकी सिग्मा नॉट होगी कॉम्प्रेसिव, प्लस सिग्मा बी भी कॉम्प्रेसिव। तो यहाँ पे तो कॉम्प्रेसिव आएगी, नो डाउट। पर यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे देखिए तो सिग्मा जो बी है वो आपकी टेंसाइल है, यानी कि सिग्मा बी जो है वो टेंसाइल है, और सिग्मा नॉट जो है वो कॉम्प्रेसिव है। तो अगर बेंडिंग ज्यादा होगी, बेंडिंग स्ट्रेसेस यहाँ पे ज्यादा होगी, तो वहां पे जो ओवरऑल लोड होगा वो टेंसाइल होगा। और अगर आपकी डायरेक्ट स्ट्रेसेस ज्यादा होंगी तो वहां पे कॉम्प्रेसिव लोड आएगा। अब चूंकि ये कॉलम है, तो कॉलम एक ऐसा मेंबर होता है जिसके ऊपर कंप्रेसिव लोड आती है। तो हमारी ये हम ये कोशिश करते हैं कि जो लोड वहां पे आ रहा है, जो स्ट्रेसेस आ रही हैं, वो कॉम्प्रेसिव ही आए। वहां पे टेंसाइल स्ट्रेसेस को हम अवॉइड करते हैं। अब यहाँ पे जो वाई सी है, ये वाई सी जो है, ये डिस्टेंस है। इस जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, जो सी जी है, उससे डिस्टेंस है, कितनी दूरी पे आप लेना चाह रहे हैं। अगर ए बी की बात करूंगा, तो ये जो इस साइड है, ये जो साइड है ये बी के बराबर है, तो ये वाई सी बी बाई टू के बराबर हो जाएगी। मगर आप सिर्फ एक ए बी फाइबर और सी डी फाइबर में नहीं, आप इस पूरे ओवरऑल क्रॉस सेक्शन में कहीं भी स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू चेंज कर करके। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आई है वो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया जिसे कहते हैं, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, डेट इज वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है।
अगर आप लोड लगा रहे हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जब ये पी ऐसे लगेगा तो अगर इसमें बेंडिंग होगी तो बेंडिंग आपकी कुछ इस तरीके से होगी, ये जो शाफ्ट है वो इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगी, ठीक है, या फिर बेंडिंग इस टाइप की होगी। तो जो आपकी बेंडिंग की स्ट्रेसेस है ना वो इस तरीके से लगेंगी कि इस शाफ्ट को वाई एक्सेस के अलोंग इस पर मोमेंटम लगेगा, मोमेंट लगेगा, तो वाई एक्सेस के अलोंग हम लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये बात हुई। फिर मैक्सिमम रिजल्टेंट कॉम्प्रेसिव ए बी पे जो होगी, तो मैंने बताया सिग्मा बी प्लस सिग्मा नॉट होगा, और सिग्मा बी जो होगी वो पी ई वाई सी बाय आई होगी, और पी बाय ए आपकी हो जाएगी डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो सीडी पे लग सकती है वो हो जाएगी सिग्मा बी माइनस सिग्मा नॉट। सिग्मा बी यहाँ पे टेंसाइल है और ये इसमें कॉम्प्रेसिव है, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, ये पी बाय ए सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन इस माइनस साइन ने कंसीडर कर लिया है। ओके, तो इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ कॉलम इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड द स्ट्रेसेस इंड्यूस, तो हमने बात करी कि वहां पे डायरेक्ट स्ट्रेस भी होंगी, डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी थी, और बेंडिंग स्ट्रेसेस भी हमने देखी, तो वहां पे 395 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 366 की बात करूं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड द बेंडिंग स्ट्रेसेस आर इक्वल देन देयर इज अ जीरो स्ट्रेस एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो यहां पे इस जो इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिग्मा बी माइनस सिग्मा नॉट है आपके सी डी वाले पे सेक्शन पे, तो मतलब इस वाला जो ये वाला आपका जो सेक्शन है इस पे आपका सिग्मा बी माइनस सिग्मा नॉट वाली सिचुएशन आती है, और सिग्मा बी और सिग्मा नॉट जब बराबर होंगे तो आपको जीरो स्ट्रेस देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपकी जो जीरो स्ट्रेस की सिचुएशन आएगी और हम एग्री करेंगे इस स्टेटमेंट के साथ। फॉर नो टेंशन कंडीशन इन द बार of a short column, तो line of action should be within a circle of diameter equal to, तो diameter कितना होना चाहिए वो निकालना है हमें कि किस diameter के अंदर lie करे तो हमारी कभी भी टेंसाइल स्ट्रेसेस ना आए। तो ये टेंसाइल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला है, इसको हम जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो पी ई और वाई पी ई वाई टी बाय आई माइनस पी ए इज इक्वल टू जीरो, तो पी ई बाय वाई टी बाय आई इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में जो बात की गई है वो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले सेक्शन की बात कही गई है, तो मान लीजिए इसका जो डायमीटर है वो डी है, ठीक है। तो वाई टी की जो मैक्सिमम दूरी हो सकती है वो कितनी हो जाएगी, डी बाई टू, है ना। अगर यहाँ पे लोड लग रहा है तो ये डी बाई टू पे जाके हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम पे हमने अवॉइड कर लिया तो मिनिमम पे तो वो अवॉइड हो ही जाएगी ना, तो वो श्योर शॉर्ट है। पी से पी फिलहाल मैं काट देता हूँ। ई बाय वाई टी, ई तो ई रहेगा वो हमें निकालना है, वाई डी की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा डी बाई टू, अभी डिस्कस किया हमने। आई जो होता है वो होता है पाई बाय 64 डी स्क्वायर, सर्कुलर है तो इस एक्सेस के लॉन्ग या इस एक्सेस के लॉन्ग दोनों साइड बराबर होगा। ए जो है वो पाई बाय 4 डी स्क्वायर आ जाएगा, यहां से जो ई की वैल्यू आएगी वो आएगी डी बाय 8। सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 4 है 8 है, ये दोनों मिल जाएंगे, 8 8 से 64 होता है, तो डी बाय 8 आपकी वैल्यू आ जाएगी। पर ये जो ई आया है, यहाँ पे जो ई आया है ये डिस्टेंस ई होता है। अब यहां से इसको अगर ई को आप मान के एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो ई जो है आप क्लियरली देख सकते हैं ई रेडियस है, और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो ई की वैल्यू क्या आई थी डी बाय 8, और डायमीटर क्या हो जाएगा, ये रेडियस था तो 2 ई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी बाय 4, तो 1/4 आपका सी करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ज्योमेट्रिकल एक्सेस, मतलब जो आपकी सीजी वाली जो एक्सेस होगी बीच वाली एक्सेस, एंड द पॉइंट ऑफ लोडिंग सच दैट द नो टेंसाइल स्ट्रेसेस कम इनटू प्ले। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वही चीज की ना, इस क्वेश्चन में हमने वही किया कि हमने टेंसाइल स्ट्रेसेस को अवॉइड किया, तो उसके लिए टेंसाइल स्ट्रेसेस को जीरो मान लिया, तो नो टेंसाइल स्ट्रेसेस कम इनटू प्ले, उसके लिए जो इसेंट्रिसिटी होगी उसे कहेंगे हम लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, और वही सिग्मा बी बाय सिग्मा नॉट ये वाली इक्वेशन हमने यूज करी थी। तो टेंसाइल स्ट्रेसेस को हमें अवॉइड करना है, तो टेंसाइल स्ट्रेस हमारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। तो जो m बाय जेड है वो हमारा लेस देन होना चाहिए p बाय ए से, तो e की जो वैल्यू आती है वो आती है z बाय ए, ठीक है, और z यहाँ पे क्या है, सेक्शन मॉड्यूलस i बाय y जो हम बोलते थे। बेंडिंग स्ट्रेसेस वगैरह जब हमने पढ़ी है तो इसको डिस्कस किया है। फिर अब देखिए यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है विड्थ बी और डी की, तो जो ई होगा वो आपका डी बाय 6 के बराबर होता है।
एक होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो वहां पे आपको फॉर्मूला इस टाइप से देखने को मिलेगा, कैपिटल बी और कैपिटल डी जो है वो आउटर वाले जो आपकी साइड्स हैं उसको दिखा रहे हैं, और जो स्मॉल डी है, मान लीजिए ये कैप बी और ये कैपिटल डी है, तो ये स्मॉल बी और ये स्मॉल डी, इस तरीके से। तो ई की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से मिलेगी। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में ई की वैल्यू हम डी बाई एट देख चुके हैं, और हॉलो सर्कुलर के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डी कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट डी। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, स्मॉल डी को अगर जीरो रख देंगे तो आपकी सॉलिड वाली शाफ्ट बन जाएगी, तो आपका फॉर्मूला डी बाई एट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी, नहीं तो आप जो मैंने डेरिवेशन किया तो उससे भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी इज बेस्ड ऑन नो टेंशन कंडीशन, तो बिल्कुल सही है, यही कंडीशन हम यूज कर रहे थे। 398 का ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 399 की बात करते हैं। द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी नो टेंसाइल कंडीशन फॉर अ कॉलम ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन, द डायमीटर कितना हो जाता है, तो सर्कुलर के लिए ई इज इक्वल टू डी बाई एट देखा था हमने, ठीक है। तो इस लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी ई बतानी, तो डी बाई एट हो जाएगा, 399 का बी ऑप्शन हो जाएगा। द लोड एट विच द कॉलम जस्ट बकल इज नोन एज, तो उसे बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड, क्रिपलिंग लोड, इनमें से कुछ भी कहेंगे, एनी ऑफ द अबव हो जाएगा। यहाँ पे अबव भी आएगा, वो शायद कट गया। 400 क्वेश्चंस कवर हो गए हमारे, अब 401 करते हैं। फॉर अ लॉन्ग कॉलम द बकलिंग लोड इज, तो जो लॉन्ग कॉलम होगा उसमें बकलिंग लोड जो होता है वो हमारा ज्यादा होता है कंपैरिजन टू, सॉरी, जो बकलिंग लोड होगा वो हमारा कम होगा क्रशिंग लोड से। देखिए, बकलिंग लोड कम क्यों होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक लंबी सी लकड़ी है, ठीक है, बकलिंग कराने के लिए हमें कम लोड देना पड़ेगा, ठीक है, कम लोड में ये बकल होना चालू हो जाएगा और फेल कर जाएगा। क्रशिंग के लिए थोड़ा सा ज्यादा लोड देना पड़ेगा, है ना। कम ही लोड में लंबी सी अगर शाफ्ट है, एक लॉन्ग कॉलम है, एक लंबी सी अगर लकड़ी लो, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो आप देखोगे कि वो यहाँ से बेंड होके टूट जाएगी। एक झाड़ू की सीख ले लेना, जो झाड़ू होती है उसकी सीख लेना, या फिर कोई भी आप एक चीज लेना, उसकी बड़ी सी रॉड, लंबी सी, थोड़ी सी लंबी, लंबी का मतलब क्या है कि क्रॉस सेक्शन एरिया के कंपैरिजन में उसकी जो लेंथ है वो कहीं ज्यादा होनी चाहिए। पतली लकड़ी, तो वो बीच से बेंड होना चालू होगी, बकल होना चालू होगी, तो वहां पे कम लोड पे ही बकल होना चालू हो जाएगी, मतलब बकलिंग लोड जो होता है वो हमारा कम होता है। क्रश करने के लिए आपको ज्यादा लोड देना पड़ेगा, पर क्रशिंग तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, पहले ही बकल होके वो टूट जाएगी। फिर कंप्रेशन मेंबर्स ऑलवेज टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन, तो जहां भी आपकी जो थिकनेस है वो कम होगी, वहां उस डायरेक्शन में बकल होगा। जहां पे थिकनेस कम होगी, अगर होमोजीनियस रॉड है, एक बराबर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ए के स्क्वायर के बराबर होता है। ए जो होता है एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, के रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो जहां लीस्ट ऑफ गायरेशन ऑफ रेडियस होगा या लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, वहां से बकल होना चालू होगी, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन अ लॉन्ग कॉलम इज, तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो होंगी वो कम होंगी, आपकी नेग्लिजिबल हो जाएगी इवन, और बेंडिंग स्ट्रेसेस आपकी ज्यादा होंगी, इसी वजह से वो बकल कर जाता है। तो 403 का आपका डी हो जाएगा। अ बकल दैट्स फेल ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस, जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वजह से फेल होगा। देखिए, आपका लॉन्ग कॉलम में बेंडिंग स्ट्रेसेस की वजह से फेल हो रहा था, तो जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वजह से फेल होगा वो आपका एक शॉर्ट कॉलम होगा, है ना। जो छोटा कॉलम होगा, मान लीजिए छोटा सा कॉलम है, अब इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी हाइट तो इतनी ज्यादा है नहीं, इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है नहीं कि ये बेंड होके फेल हो, तो ये करेगा क्या, जब बहुत ज्यादा लोड लगा दोगे तो ये बीच क्रॉस सेक्शन से आपका क्रश कर जाएगा, तो वो शॉर्ट कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं क्रशिंग का फिनोमेना। फिर बात करते हैं एजम्पशन जो यूलर्स कॉलम थ्योरी ने माने। अब यूलर्स नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी बनाई जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई सा जो कितना लोड हमें देना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो एक कॉलम है वो हमारा फेल करेगा। तो उसकी वजह से उसने जब थ्योरी बनाई, तो उसने सिंप्लीफाई करने के लिए, ऑब्वियसली जब भी कोई थ्योरी बनती है तो कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं, और वो एजम्पशंस क्या लिए वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। पहला पूछा है कि द फेलियर ऑफ द कॉलम अकर्स ड्यू टू द बकलिंग अलोन, तो बिल्कुल सही है, सिर्फ उसने ये माना कि जो कॉलम का जो फेलियर होगा वो सिर्फ बकलिंग के कारण होगा। लेंथ ऑफ द कॉलम वेरी लार्ज है, मतलब एक लंबा कॉलम है और उसका क्रॉस सेक्शन कम है, पतला, लंबा और पतला कॉलम है। कॉलम जो है वो ओबे करेगा हुक्स लॉ, मतलब ये एक बिहेव करेगा
इलास्टिकली। इसका मतलब दूसरा यही आपसे पूछ सकते हैं घुमा के, बिहेव इलास्टिकली। ये एजम्पशन हो सकता है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल यही हो सकता है, हुक्स लॉ एक तरीके से यही है। फिर जो कॉलम होगा इसमें कुछ और भी एजम्पशन है, वैसे तो ऑल ऑफ द ऑप्शन होगा, पर मैं आपको और भी तरीके बता देता हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब जो कॉलम है जो हम क्वेश्चंस में देखेंगे आगे, वो एकदम स्ट्रेट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ टेढ़ा आड़ा कॉलम है, अगर टेढ़ा आड़ा होगा यहाँ से क्रॉस सेक्शन कम है तो यहीं से फेल कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है, परफेक्टली स्ट्रेट है आपका। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, कहीं क्रॉस सेक्शन कम कहीं कम क्रॉस सेक्शन ज्यादा, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो परफेक्टली स्ट्रेट और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें तो वो होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस होगा, हर जगह से एक जैसा होगा। और प्रॉपर्टीज भी उसकी आइसोट्रॉपिक होंगी, मतलब सारे डायरेक्शन में यंग्स मॉड्यूलस वगैरह की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। इलास्टिकली बिहेव करेगा। लोड जो होगा वो जब इलस जो थ्योरी उसमें अज्यूम किया गया कि हमने सेंटर से ही अप्लाई किया, सेंटर से लोड अप्लाई किया गया, और जो एक्सेस है वो पास हो रही है उसके सेंट्रॉइड से। फिर उसके बाद जो वेट ऑफ द कॉलम है, कॉलम का जो खुद का वेट है वो हम नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं उसको कंसीडर करेंगे। तो इस हिसाब से जो पीक क्रिटिकल की वैल्यू उसने दी थी वो दी थी पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर के बराबर। तो ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर इस पूरे चैप्टर से कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं सबसे ज्यादा पढ़ूं, जो सबसे ज्यादा आने वाली चीज है, तो मैं बोलूंगा कि ये फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई आई बाय एल ई स्क्वायर बोलूंगा मैं यहाँ पे। एल ई स्क्वायर क्या है? एल इक्विवेलेंट लेंथ है जो उस कॉलम की है। इक्विवेलेंट लेंथ आएगी उसके कॉलम की कंडीशंस की वजह से, एंड कंडीशंस की वजह से, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये वो कंडीशन है अगर बोथ द एंड हिंज्ड है। देखिए जब मैंने आपको बीम्स एंड लोड वाला लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने शुरुआत में बोला था कि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आना मुश्किल है, पर उसके जो कंसेप्ट हैं अगर नहीं पता है तो आपको ये चीजें ही समझ में नहीं आएंगी कि एंड्स फिक्स क्या होते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है जिसके जो एंड्स होते हैं वो हिंज्ड होते हैं, तो वहां पे अगर वैसी है, बस यहाँ पे क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम हमने ऐसी बनाई थी, यहाँ पे कॉलम हमने ऐसा खड़ा कर दिया, बस इतना सा फर्क है। तो उसके लिए जो हमारा जो फॉर्मूला आता है पी क्रिटिकल का, वो आता है हमारा पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। अगर एक एंड फिक्स्ड है, मतलब एक एंड आपने इस तरीके से फिक्स करके रखा है और ऊपर से फ्री है, तो उस केस में जो हमारा पी क्रिटिकल का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाय फोर एल स्क्वायर। तो ये इसका मतलब क्या है, वन बाय फोर फैक्टर क्यों आया? मतलब अगर दोनों एंड हिंज है उसके, तो मान लीजिए वो 100 पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब जाके वो क्रिपल करना चालू करेगा। पर अगर एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड हिंज्ड है तो वो 25 पे ही क्रिपल करना चालू कर जाएगा, उससे बढ़ाओगे तो फेल कर जाएगा। अगर दोनों एंड उसके फिक्स कर दिए, यहां से भी वो फिक्स्ड है और यहां से भी वो फिक्स्ड है, ऐसा कोई कॉलम है, तो उसमें आपको 4 टाइम्स फोर्स देना पड़ेगा, हिंज्ड बोथ एंड हिंज्ड वाले के। फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि नीचे से आप फिक्स कर दो या ऊपर से आप हिंज रखो, या नीचे से हिंज ऊपर से फिक्स, तो इस केस में आपका 2 पाई स्क्वायर बाई ई आई एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चार तो आप रट लो, ये चार रट लो। इसके बाद ये जो कंडीशंस है ये रट लो। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से, ये जो बोथ एंड हिंज्ड वाला फॉर्मूला है, इससे बाकी तीन को कंपेयर करेंगे। तो बाकी तीन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 L स्क्वायर आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में अगर L की जगह 2L रख दोगे, एल की जगह 2L रख दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर आप L की जगह 1/2 रख दोगे, इस फॉर्मूले में साफ कर देता हूं मैं, इस फॉर्मूले में अगर आप L की जगह L/2 रखोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, L की जगह L/√2 रखोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंट लेंथ चेंज करते जाओ और आपके नए नए लोड आते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम वी आर कंसीडरिंग। तो फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप देख लेते हैं। अब अगर आपने इतना याद कर लिया है, एक कागज पे लिख लीजिए और उसके बाद ये क्वेश्चंस लगाएंगे, देखना एफर्टलेसली बनेंगे। ठीक है, तो एक कॉलम है जिसमें क्रिपलिंग लोड बताना है, जिसके जो दोनों एंड है, बोथ एंड जो है वो आपके हिंज्ड है, तो उसके लिए पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर होता है। फिर एक कॉलम है जिसका क्रिपलिंग लोड जो है बताना है, जिसके दोनों एंड फिक्स्ड है, तो इसमें 4 पाई
स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर आया था। और सिमिलर कॉलम जिसके हिंज्ड होते हैं उसके लिए कितना आया था, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर आया था। तो कितना है, 4 टाइम्स है आपका, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 407 का। आठवां क्वेश्चन देखें, 408वां। तो वन एंड फिक्स्ड और दूसरा एंड फ्री है, तो इसके लिए 1/4 और पी क्रिटिकल आया था जो कि बोथ एंड हिंज के लिए था, तो पी क्रिटिकल बोल देता हूँ फिलहाल मैं इसको। और क्रिपलिंग लोड सिर्फ दो हिंज था, बोथ एंड हिंज थे, तो मतलब उससे 1/4 आया था, तो 1/4 है तो क्या लेस देन हो जाएगा। मैंने बताया था जो बोथ एंड हिंज्ड वाला केस है उसमें अगर आपको 100 देना पड़ेगा, तो सेम कॉलम अगर उसकी कंडीशंस आप एक एंड फिक्स दूसरा एंड फ्री कर दोगे तो 1/4 यानी कि 25 न्यूटन में ही काम हो जाएगा, तो लेस देन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद यूलर्स थ्योरी में आपको एक क्रिपलिंग लोड बताना है, एक ऐसे का जिसका वन एंड फिक्स्ड है दूसरा एंड हिंज्ड है, तो सी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 2 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। ठीक है, ये सारे आपको याद हैं तो फिर काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें एक बात कर रहा है ऐसे कॉलम की जो कि बोथ एंड हिंज्ड है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर का। और तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 410 का भी सी हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगर c की वैल्यू l/2, c की वैल्यू देखिए यहाँ पे c जो है ये यहाँ पे l के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो c की वैल्यू 1/2 रखोगे तो ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, और वो किसके लिए होता है, एक एंड फिक्स्ड एक एंड हिंज्ड के लिए। तो क्या लिखा है, एक एंड फिक्स्ड और एक एंड हिंज्ड, तो बिल्कुल सही है। फिर एक सी की वैल्यू बतानी जब बोथ एंड फिक्स्ड होंगे, तो बोथ एंड फिक्स्ड होंगे तो उसके लिए सी की वैल्यू 1/4 होनी चाहिए, क्योंकि पाई स्क्वायर ई आई बाय सी एल स्क्वायर था। तो सी की वैल्यू जब 1/4 रखोगे तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा और हमारा केस बन जाएगा काय का, बोथ एंड फिक्स का, पर यहाँ पे 4 है तो ये डिसएग्री हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड यूलर्स फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ सी फॉर द बोथ वन एंड फिक्स्ड और दूसरा एंड जो फ्री है उसके लिए कितनी हो जाएगी, तो पाई स्क्वायर ई आई बाय 4 एल स्क्वायर था हमारा, तो इसकी वैल्यू डी हो जाएगी। तो 4.13 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब कॉलम लेंथ एल है विथ द बोथ एंड फिक्स्ड है। फिर उसके बाद मे बी कंसीडर्ड एट इक्विवेलेंट कॉलम, तो जिसकी जो लेंथ, अब देखिए एक कॉलम जिसके दोनों एंड फिक्स है उसके लिए 4 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर होती है, एल स्क्वायर। फिर एक जो है जिसके बोथ एंड इंस है उसके लिए कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई यहाँ पे बाय। अब देखिए अगर इसकी मैं L/2 लिख दूंगा तो उसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे यही फोर्स मिल जाएगा, तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो गया। इसी तरीके से ये जो मैंने बताया था ना उस वीडियो में आरसीएफएल की तैयारी कैसे करें वाला जो वीडियो था मेरा, अगर आपने नहीं देखा तो उसमें देखो, मैंने बताया था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बहुत आएंगे आपसे, क्योंकि वो सिंपल से फॉर्मूला रखेगा उस पर बेस्ड करेगा, थोड़ी सी आपसे इसी तरीके की बोलेगा कि इसकी लेंथ ये हो गई, इसकी कंडीशन चेंज हो गई और आंसर बताओ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में जरूरी है कि आपने थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो ताकि आपकी स्पीड हो एक्यूरेसी हो, तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉलम ऑफ लेंथ एल, बोथ एंड फिक्स्ड हैं टू बी कंसीडर्ड एट वन एंड फिक्स्ड, उसके लिए तो आपका जो फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, तो उसके लिए 4 पाई स्क्वायर ई आई होता था हमारा फॉर्मूला, ई आई बाय एल स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए जो वो एक एंड फिक्स्ड और एक एंड हिंज या एक एंड फ्री के लिए ई आई बाय एल ई स्क्वायर हो जाएगा, तो एल ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी L/4 के बराबर, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम विथ गिवन एंड कंडीशन इज, लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट कॉलम बताना है फॉर द सेम मटेरियल क्रॉस सेक्शन, जिसके जो एंड्स हैं वो हिंज्ड हैं। दूसरा कॉलम कौन सा है, जिसके क्रिपलिंग लोड टू दैट ऑफ गिवन कॉलम, तो इक्विवेलेंट लेंथ बतानी है। एंड कंडीशंस इज द, देखिए इसमें क्या है कि पी क्रिटिकल जो होता है बोथ एंड का वो कितना होता है, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, तो इसके अंदर जो इक्विवेलेंट लेंथ होगी वो आपके लेंथ के बराबर होगी, तो ये कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बकलिंग लोड फॉर अ गिवन कॉलम डिपेंड्स ऑन, तो वो पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर से देखा था, और डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन यहाँ पे 4 2 या 1/4 जो भी आता है या 1 आता है, तो वो एरिया ऑफ कॉलम पे डिपेंड करेगा। क्यों, जो आई है उसके अंदर ए के स्क्वायर है, तो वो एरिया ऑफ कॉलम पे डिपेंड करेगा। लेंथ एंड लीस्ट
एरिया रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि के पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई पे भी डिपेंड करता है, तो ऑल ऑफ द अबव, तो 4.17 का डी हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ फॉर अ कॉलम फॉर बोथ एंड इज, तो वो एकदम सेम होगी, तो बिल्कुल यस होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट लेंथ एल एंड द इक्विवेलेंट एक्चुअल लेंथ फॉर अ बोथ एंड फिक्स्ड, तो उसके लिए हमारे L/4 देखने को, L/2 देखने को मिलता है, तो हमारा 4.19 का ए ऑप्शन हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था वो सारी जो बाजू में यहाँ पे जो टेबल दिखाई थी मैंने, इसमें मैंने बोला था कि ये सारी जो लेंथ है ये सबको आप याद कर लो, तो बोथ एंड फिंच के लिए L/2 होता है। तो ये अगर आपको याद है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, विद इन द सेकेंड आंसर कर जाएंगे। ठीक है, 20 का फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन एंड फिक्स्ड और दूसरा एंड हिंज्ड है, उसके लिए L/√2 होगा। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट लेंथ पूछ रहा है ऑफ टू बी द हाफ ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ फॉर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फिक्स्ड, तो उसके लिए बिल्कुल L बाय क्या होती है आपकी 1/4 होता है, तो वो कितनी हो जाती है L/2, तो यहाँ पे 21 का आपका होना चाहिए था 2L, पर यहाँ पे कितना बोला है L/2, हाफ द एक्चुअल लेंथ। तो हाफ द एक्चुअल लेंथ किसके लिए होता था, बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड फिक्स के लिए होता था, पर यहाँ पे आपको कौन सी दी है, वन एंड फिक्स अनदर एंड फ्री, उसके लिए 2L होता है, तो ये डिसएग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैंने काफी सारे आपको सॉल्व करा रहा हूँ, और काफी वीडियो खत्म होते होते हम इसको सब कुछ कवर कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपसे बिल्कुल बनेगा, आपने ये अगर सीरीज ढंग से फॉलो कर ली तो डिपेंड नहीं करता, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो, एनएलसी हो, वाइजेक सील हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी जेई हो, बीपीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछी जाएगी तो हम सब कुछ कवर कर लेंगे। इसके बाद आर एस खुरमी के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो आर के जैन भी सॉल्व कर लेंगे, फिर तो मतलब टॉप ही कर देंगे। द वर्टिकल कॉलम हैज टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द कॉलम विल टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन, तो मैंने बताया था जहां पे जो एरिया है वो कम होगा, जब एरिया कम होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा, तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहां पे भी होगा वहां से कॉलम बेंड करेगा। देखिए एक डायग्राम देखिए, उसी से आप समझ जाएंगे। मान लीजिए कॉलम है ऐसा, या इस तरीके से नहीं लेता, इसको थोड़ा और अच्छा बना दो। ये ऐसा कॉलम है, ये यहाँ से पतला हुआ और यहाँ से बड़ा, तो आप खुद ही सोचो अगर मैं यहाँ पे लोड लगाऊंगा तो ये कहाँ से टूटेगा, वहीं से टूटेगा ना जहाँ एरिया कम है। जहाँ एरिया कम होगा वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ही है ना, तो एरिया कम होगा तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कम होगा, मतलब मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ पे होगा वहां पे आपका क्या होगा, बेंडिंग होगी। बेंडिंग होगी तो वहीं से क्या होगा, फेलियर होगा, बकलिंग होगी, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन 22 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करें तो यूलर्स का जो फॉर्मूला है, मैंने बताया यूलर्स ने एक थ्योरी दी थी, तो उसने ये पाई स्क्वायर बाई ई आई एल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको बताया। अब इसमें क्या किया, ए को इसने जो आई था उसको ए बाय के रखा, फिर उसके बाद इस के को नीचे ले गए और एल बाय जो के होता है, लेंथ बाय रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको एक नया टर्म नाम दिया जिसका नाम होता है स्लेंडरनेस रेशियो। तो इस स्लेंडरनेस रेशियो की वजह से हम डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग होगा कि कॉलम होगा कि शॉर्ट कॉलम होगा। अगर उसकी जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 80 से ज्यादा है, अगर 80 से ज्यादा है मतलब लेंथ ज्यादा है, तो लेंथ ज्यादा है तो वो लॉन्ग होगा और फिर दूसरा वाला शॉर्ट होगा। और ये जो ईएलएस फॉर्मूला है ये सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए है, तो जिनका स्लेंडरनेस रेशियो 80 से ज्यादा होगा वहीं ये फॉर्मूला वर्क करेगा। ओके, तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, लेंथ ऑफ द कॉलम बाय टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो हो जाएगा, तो आपका 23 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। और कॉलम हुज स्लेंडरनेस रेशियो अगर लेस देन है 80 से, लेस देन 80 से, तो वो क्या होगा, शॉर्ट कॉलम होगा, 24 का ही हो जाएगा। 25 की अगर मैं बात करूं, इन ऑर्डर टू नो वेदर द कॉलम इज लॉन्ग और शॉर्ट वी मस्ट नो इट्स स्लेंडरनेस रेशियो, तो स्लेंडरनेस रेशियो अगर हमें पता है तो हम बता देंगे कि लॉन्ग है कि शॉर्ट है। 80 से ज्यादा है तो लॉन्ग है, 80 से कम है तो शॉर्ट है, बस बात खत्म। अ कॉलम विथ मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ, जिसकी इक्विवेलेंट लेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो इक्विवेलेंट लेंथ सबसे ज्यादा हमने देखी थी एक एंड फिक्स्ड और एक एंड हिस्ड में, उसमें कितनी थी 2L थी, तो वन एंड फिक्स्ड वन एट फ्री, सॉरी वन एंड फिक्स्ड वन एट फ्री वाले में हमने देखी थी, तो 26 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यूलर्स फॉर्मूला तो मैंने बताया सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए काम करेगा, 27 का बी हो जाएगा।
कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट, जब उसका शॉर्ट कब कहेंगे, जब उसका 80 से लेस देन होगा। तो लेंथ बाय लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू जब 80 से कम होगी तो उसे हम शॉर्ट कहेंगे। 28 का सी हो जाएगा। 29 की बात करूं तो स्लेंडरनेस जिसका 100 है, तो 100 है तो 80 से ज्यादा है, मतलब ये लॉन्ग है। ठीक है, फिर उसके बाद ये रैंकाइन का फॉर्मूला है। यूलर्स की जो थ्योरी थी ना, वो सिर्फ बात करती थी सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए, पर फिर एक नए साइंटिस्ट आए रैंकाइन, इन्हीं ने रैंकाइन साइकिल भी दी थी, तो इनने उधर भी काम किया इधर भी काम किया। अब ये जो रैंकाइन बाबा है, इनने बोला कि तुम्हारा जो यूलर से बोला कि तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो सिर्फ काम करता है शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम के लिए, पर मैं एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं जो लॉन्ग के लिए भी काम करेगा, शॉर्ट के लिए भी काम करेगा, सबके लिए काम करेगा। और रैंकाइन बाबा ने फॉर्मूला दिया क्रिपलिंग लोड के लिए। अब इसको आप इस तरीके से याद कर लो, सिग्मा सी इंटू ए बाय 1/a एल बाय के स्क्वायर। जो एल बाय के है वो क्या है, अपनी स्लेंडरनेस रेशियो हो गया। एरिया क्रॉस सेक्शन है, सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेंथ है मटेरियल की। ए जो है वो रैंकाइन कांस्टेंट है, अपने नाम पे रैंकाइन कांस्टेंट भी दे दिया, नाम अमर करके चलेगा। सिग्मा सी बाय पाई स्क्वायर ई के बराबर ये हमारी होगी रैंकाइन कांस्टेंट। अब ये जो रैंकाइन कांस्टेंट है ये रॉट आयरन के लिए 1/9000 होता है, माइल्ड स्टील के लिए 1 बाय, यहाँ पे एक जीरो कट गया है, तो ये 7500 होता है। 1600 कास्ट आयरन के लिए होता है। टिम्बर के लिए आपका होता है 1/750। तो देख सकते हैं कि जो डक्टाइल टाइप के मटेरियल होते हैं उनके लिए कम होता है, कास्ट आयरन ब्रिटल वगैरह के लिए ज्यादा होता है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो ये बी ऑप्शन आपका देखने को मिलेगा। फिर आपसे पूछा माइल्ड स्टील के लिए, तो माइल्ड स्टील के लिए आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और फिर जो रैंकाइन फॉर्मूला है वो आपके दोनों के लिए काम करेगा, तो बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम हो जाएंगे। फिर इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रट इज प्रेफर्ड। तो देखिए, इसेंट्रिकली लोडेड अगर कोई स्ट्रट है तो जो लोड्स हैं, जो स्ट्रेस है हमारी, वो वेरी करती है। आपको पता है स्ट्रेस वेरी करती है। अब स्ट्रेस जब वेरी करेंगी तो क्या होता है कि कहीं पे स्ट्रेस ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। यानी कि अगर एक ही मटेरियल लेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है वो मटेरियल ज्यादा स्ट्रेस झेल सकता हो, या फिर एक पर्टिकुलर मटेरियल एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रेसेस ज्यादा झेल सकता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं पी का फोर्स लगा रहा हूँ और ये इसेंट्रिसिटी है ई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आती है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आती है, और यहाँ पे हमारी आती है टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो कंपोजिट बार बना के हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है इसको हम, ये वाला जो सेक्शन है इसको हम ऐसा बनाएं जो कास्ट आयरन टाइप का हो, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस झेल सके। टेंसाइल स्ट्रेसेस झेलने के लिए हम डक्टाइल टाइप का मटेरियल यूज कर लें। तो ऐसा जब सेक्शन बनाएंगे तो उसे बोलेंगे कंपोजिट सेक्शन। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये आंसर तो कोई भी बता देगा कि कंपोजिट होगा, पर उसका जो आपको जो बीच का जो उद्देश्य है, जो फैक्ट है, जो रीजन है, वो ये है, और ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही कम लोग बता पाएंगे। ठीक है, आप कहीं भी आर एस खुरमी के सॉल्यूशन देखो, उन्होंने क्या किया है, फोटो खींच के आपको पढ़ाया है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन टाइप करके पढ़ा रहा हूँ और इस तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ। उनकी पता है जो बुक है उसमें तो लाइन से सब कुछ लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करने की उनके पास जगह ही नहीं होती, वो सिर्फ मुंह से बोलते रहते हैं, दिखा आपको कुछ भी नहीं पाते। तो जो मेरी मेहनत है उसको थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो खैर, ये वीडियो का एंड है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज